नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था और ये काम मुझे करना था। आधुनिक भारत की एक बहुत शानदार किताब है। आ, अपने जैनर में ये ज़बरदस्त किताब है जिसका नाम आप लोगों को पता होगा। राइटर हैं राजीव अहिर और पब्लिकेशन स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के नाम से, जो बहुत प्रसिद्ध किताब है स्पेक्ट्रम के नाम से। उसको अगर आप लोग एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो पीसीएस स्तर के, यूपीएससी इवन स्तर के जितने प्रश्न हैं, जितने कंसेप्ट हैं आपके, वो लगभग आपके खुल जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो, अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक बहुत शानदार किताब है। अब इसको पूरा मॉडर्न इंडिया को स्पेक्ट्रम से समराइज करके मैं कराऊंगा। और इसमें अगर देखा जाए तो हम मॉडर्न इंडिया को दो भागों में बांटते हैं। तो जो नेशनल मूवमेंट है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है, वहाँ से मैं इसको कराऊंगा बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए। एक बार इसको अगर आप कर लेते हैं, आने दीजिए कितनी परीक्षाएं आएंगी, हिस्ट्री का काम आपका खत्म हो जाएगा। प्योर थ्योरेटिकल होगा ये, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम लोग बहुत समय से लगातार कर रहे हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को लेकर कई सारी बातें होती है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ना आसान नहीं होता है ना, अब पढ़ाना भी आसान नहीं होता है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर आपको समझ एक डेवलप करनी पड़ती है। व्हाट, व्हेन, वेयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए तो लूसेंट जैसी किताबें हैं, लेकिन एक समझ अगर विकसित करनी हो, ऐसे प्रश्न जो कि एमसीक्यू बन के आए, जिसमें आपको अपनी समझ से ज़्यादा उपयुक्त आंसर को सही करना हो, उसके लिए आपको एक थॉरो, थोड़ा बेसिक तैयार होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम की किताब अगर आपके पास है तो ये पूरा आपको समराइज हो जाएगा। आपको जैसे ही आप खोलेंगे, आप उस टॉपिक को, आपको लगेगा कि ये टॉपिक मैंने कर लिया है। और डिस्कशन के साथ इस चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है, शायद पाठ नंबर या अध्याय नंबर 6 होगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वहाँ से लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें यूरोपियन के आगमन से लेकर कांग्रेस की स्थापना, ये एक हिस्सा है, और यहाँ से लेके कंटेम्प्रेरी इंडिया तक, समकालीन भारत तक का एक हिस्सा है। तो वहाँ से इसको हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। और ये पूरी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। इसका पहला लेक्चर है स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो इसको समराइज करके एक बड़ी वीडियो 10, 20, 25, 30 जितने घंटे की बनेगी हम बनाएंगे उसको। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम आइडियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी हम जो बात शुरू करेंगे, जो पुस्तक में सीधे सीधे दिया हुआ है, वो इस पोर्शन के लिए दिया हुआ है। 1905 से 1918 का पोर्शन, और उग्र राष्ट्रवाद का काल, उग्र राष्ट्रवाद का काल। है ना, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिस कंसेप्ट को हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको पता हो तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसी सोच जिसके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रहित या और राष्ट्र प्रथम होता है। उस सोच को, उस इमोशन को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद, जैसे कि उसके आगे एक शब्द लगा हुआ, उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि अगर हम इस समय के काल में जाएं, 1905 के समय को अगर हम देखें, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा 1885 से 1905 वाला पीरियड थोड़ा सा हम ब्रशअप कर लेंगे, हल्का सा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये राष्ट्रवाद के आगे उग्र वाली बात कहाँ से आ गई। भारत में राष्ट्रवाद देखिए धीरे धीरे पनपने लगा। कब से? 1857 की घटना के बाद से एक समाज भारत में डेवलप होना शुरू हुआ धीरे धीरे, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। और उस पढ़े लिखे मिडिल क्लास में भी एक अपर मिडिल क्लास, जो एलीट क्लास थोड़ा सा था, है ना, और एक थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार था। यहाँ पे एक ऐसी सोच डेवलप होने लग गई कि जो अपने अधिकारों के बारे में दबी चुपी जुबान में भी थोड़ी बहुत बात कर लेती थी, या पता भी लगता था कि हाँ, कहाँ विश्व में क्या क्या हो रहा है, और वो शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य होता था कि अपनी चीज़ों को सरकार तक पहुँचाना और अपने अधिकारों के लिए सरकार से अनुनय विनय करना, है ना। तो राष्ट्रवाद तो देखिए उस समय स्टार्ट हो चुका था 1890 से पहले में ही, और उसी राष्ट्रवाद का हिस्सा है कि कांग्रेस की स्थापना भी उसी का एक हिस्सा है। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हैं। जब हम कांग्रेस का टॉपिक करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। कांग्रेस का टॉपिक इससे बेसिकली पहले पड़ता है। हम उसमें नहीं जाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्या राष्ट्रवाद था कि नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन वो उग्र राष्ट्रवाद कहीं से नहीं था। वो एक नरम राष्ट्रवाद था या एक सिंपल राष्ट्रवाद था, ठीक है, जिसमें राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, लेकिन उसको लेके चलने का तरीका थोड़ा अलग था। जब 1890 के आसपास का दशक आता है ना, 1890 के आसपास का दशक आता है, जब कांग्रेस की स्थापना हो भी जाती है, फिर भी बहुत से लोग आशान्वित नहीं होते हैं कांग्रेस को लेके, और कांग्रेस का कई सेक्शन में क्रिटिसिज्म होता है, कई बार आरोप लगते हैं कि कांग्रेस सबका नेतृत्व नहीं कर पा रही है। और उसी के साथ भारत में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों का उदय होता है
जिसमें कि बड़ा नाम आपको दिखता है बाल गंगाधर तिलक का, और जो कि उस नरम काल में, उस साधारण बने हुए लोगों के काल में एक उग्र बातें करते हैं, सत्ता के विरोध में बातें करते हैं, सत्ता के विरोध में चीज़ों को छापते हैं, है ना, उनसे डरते नहीं हैं। तो एक सोच समझ में आने लग गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना भी एक आर्ट है, और एक ऐसा स्वरूप है जो कि होना चाहिए, एक ऐसा, शायद यही असली राष्ट्रवाद है, ये कुछ सोचा जाने लगा। और 1890 एक्चुअली के बाद धीरे धीरे भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होने लगा, बिकॉज कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई। घटनाओं के काल में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान और बंगाल, इन दो जगहों पे क्रांतिकारी घटनाएं धीरे धीरे 1890 के बाद घट रही थी। ठीक है, कई सारी देखेंगे 1890 से लेकर 1900 के बीच में, जो चापेकर बंधु वगैरह के जो इंसिडेंट हैं, या बाल गंगाधर तिलक जो केसरी में, मराठा में जो लिख रहे हैं अंग्रेजों सरकार के खिलाफ, और उस पर अंग्रेजी सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है उनके लेखों को लेके, इस पर ये पता लगता है कि धीरे धीरे लोग अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देना पसंद करने लगे। अंग्रेज गलत भी हो सकते हैं ये भी बताया जाने लग गया, है ना। और इस पीरियड को, इस सोच को ही क्या कहा गया, उग्र राष्ट्रवाद का काल बोला गया। और 1905 में सब जानते हैं एक डिसाइडिंग ईयर था जब लॉर्ड कर्जन के अत्याचार अपने चरम पे थे। लॉर्ड कर्जन सबसे कुख्यात था सारे गवर्नर्स में जब भारत पर राज करने आए। 7 साल का उसका राज हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। भारत की कितना निस्तारी तक वो तोड़ सकने की कोशिश कर सकता था, या भारत तक कितना नुकसान कर सके वो उसने किया था। तो ये डिसाइडिंग ईयर था बिकॉज 1905 का बंगाल विभाजन वाली बात को लेके। तो ये बंगाल विभाजन तो चलो ठीक है, चिंगारी थी, नहीं होता कि अंदर तो आग सुलग रही थी, और ये आग लगभग 1890 के आसपास सुलगनी शुरू हो गई थी। उसके कई सारे रीजंस थे, कई सारे ऐसी घटनाएं थी जो 1905 से पहले लगभग भारत में उग्र राष्ट्रवाद सुलगना शुरू हो गया था, और 1905 के बाद वो विजिबल हो गया था बिकॉज घटनाएं पब्लिक डोमेन में होनी शुरू हो गई थी। अब उन्हीं को चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ेंगे। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्रहित प्रथम, और उसमें अपनी बात को उग्रता के साथ रखना, अपनी बात को सीधी भाषा में रखना, अपनी बात को कठोर विरोध करके सामने की ओर रखना। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो आप कहोगे कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। जैसा मैं बता रहा था, अभी डिस्कशन कर रहा था, तो सबसे पहला जो की पॉइंट था, अंग्रेजों के स्वरूप को पहचान में आने लगे, या अंग्रेज एक्सपोज होने लग गए, है ना। अभी कहोगे एक्सपोज मतलब कैसे, वो कौन सा पहले अच्छे थे? अच्छे तो कभी नहीं थे। जो जैसा मैंने बताया 1857 के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने कमान संभाली, कंपनी बाहर चली गई, उसके बाद उन्होंने कई सारी ऐसी कोशिशें कर दी थी बैकग्राउंड में कि जैसे अब नए राज्यों को नहीं जीतना है भैया। 1857 में जितना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्टेट था, हिस्सा था, उसी पे ही उन्होंने अंत तक शासन किया, नया कोई कब्जा नहीं करेंगे। और थोड़ा सा भारत में डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कोशिशें की ताकि हम विस्तार से और व्यवस्थित शासन कर सके। इससे क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा थोड़ा सा समाज डेवलप होने लग गया। भले उन्होंने अपने लिए क्लर्क बनाने की कोशिशों में थोड़ा बहुत शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और इससे एक भारत में जो मध्यम वर्ग डेवलप होना शुरू हो गया था। उसको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये लोग ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन के प्रति भी आस्था रखता था ये वर्ग। खासतौर से ये वर्ग जमींदारी वर्ग से आता था, जमींदार या उच्च मिडिल क्लास जो वर्ग थे वो लोग आते थे, और उनको लगता था कि अगर हमारी बातें जो है ना वो अंग्रेजों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए सारा कन्फ्यूज़न है, तो हम सरकार के साथ आएँ, सरकार हमको स्टेज दे, हम उनसे बातचीत करें, हम पे सरकार हेल्प करे, और चीज़ें इस प्रकार से रोल आउट हो, और हम बिल्कुल सरकार के प्रति लॉयल रहेंगे, सरकार जो क्राउन है ब्रिटेन का उसके प्रति भी लॉयल रहेंगे, उसमें पूरी मानते हैं कि अंग्रेज हमारा भला करेंगे, ये थॉट्स थे। लेकिन जब धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि जब भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए थोड़ा बोलना शुरू किया कि नहीं सर अभी ऐसे नहीं, ऐसे करो ना इसको, तब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, तब देखा कि अट्ठास हो रहा है, तब देखा कि बुली हो रहा है, तब धीरे धीरे पर्दे उतरने लग गए। और फिर जब भारतीयों ने थोड़ा उग्रता से बोलना शुरू किया तो उन्हें कुछ ले जाने लग गया। 1892 का जो एक्ट था, उसको जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बहुत बुरी तरह उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो फेलियर है, जो इसके भी इसके क्लॉज आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते थे वो तो फेलियर है और इसका कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद कई सारी ऐसी इंसिडेंट थे अंग्रेजों के, पैनिक रिएक्शंस थे या नी जर्क रिएक्शंस थे, तुरंत वाले रिएक्शन थे, चाहे वो तिलक जी को जेल करना हो 1897 में 97 में, या ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो कर्जन लेके आया था जिसके अंतर्गत जो पब्लिकेशन हाउसेस था उसको क्रश किया गया कि कोई भी सरकार के अगेंस्ट में कुछ छाप ना पाए। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट यही था भैया कि सरकार के अगर कोई भी सीक्रेट पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो उसे छापने वाला और पढ़ने वाला दोनों दोषी हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1904 में,
उसमें भी ये बातें इस तरह से बनाई गई, फ्रेम अप की गई यूनिवर्सिटी कमीशन की, कि यूनिवर्सिटियों पे सरकार का सिकंजा ज़्यादा कस जाए, ऑटोनॉमी जो यूनिवर्सिटीज़ की है वो सिकुड़ जाए। तो इससे सब मिल रहा था कि सरकार एकाधिकार ज़्यादा कर रही है और वन वे कम्युनिकेशन कर रही है। तो इससे क्या हो रहा था, ये एक्सपोज हुए ना, तो उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये लोग हमारे वेलफेयर के लिए तो कभी नहीं सोच रहे थे, ये तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सोच रहे थे, और हमारे अंदर एक ऐसा वर्ग खड़ा करके रखना चाहते हैं जो हमेशा उनकी जय जयकार करे, और उन्हें ना बर्दाश्त नहीं है माई वे या हाईवे, चीज़ें यहाँ से खराब होती हैं। अब एक ये बड़ा रीज़न बनता है, जैसा मैंने बताया, एक मिथक टूटता है भारतीयों का, पढ़े लिखे भारतीयों का, जो दुनिया के अगल बगल की न्यूज़ों को भी कवर कर रहे थे, सुन रहे थे। जैसा मैंने बताया, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट थे। 1892 वाला भारत परिषद अधिनियम की जो आलोचना होती है, 1897 में जो नाटू बंधु थे महाराष्ट्र में, उनको बिना मुकदमे के, मतलब है ना, राजद्रोह के उसमें केस में निर्वासित कर दिया गया उनको, ठीक है, वो बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे मराठा क्षेत्र में, चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, बहुत प्रभाव था इनका, और उनको जब लेखन के लिए कारावास हुआ, इनफैक्ट लेखन के लिए पहले व्यक्ति थे जिनको कारावास हुआ, तो वहाँ से गुस्सा पनपना शुरू हो गया। 1904 में मैंने बताया ओएसए एक्ट जो था, 1923 में तक फाइनली था ये, और इसमें बताया गया भैया कि कैसे इस एक्ट का यूज़ का सहारा लेके स्वतंत्रता, खासतौर से पत्र समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट था। इसके साथ यूनिवर्सिटी अधिनियम जो आया 1904 में, 1904-05 में, वो सरकारी नकेल को और टाइट करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, विश्वविद्यालयों के ऊपर, मतलब टोटल ब्रिटिश वे के हिसाब से चीज़ें चलें। इन सब बातों ने भारत में उग्र राष्ट्रवाद की ओर, उदय की ओर आगे बढ़े। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, आपको ये चीज़ें समझ के लिखनी पड़ेंगी सर, है ना। आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीसीएस के लिए, बीओ के लिए, कुछ भी नहीं आएगा, टॉपिक निचुड़ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब आगे अगर देखें और क्या पॉइंट्स थे, एक पॉइंट हमने देख लिया, और क्या पॉइंट्स थे, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि। पढ़ लिख रहे थे भाई, अब अपने पे बिलीव होना शुरू हो गया था, जो एक क्लास डेवलप हो गया था, वो अगल बगल चीज़ों को देख रहा था, उसको ये लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, और हम खुद से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। हमेशा आपकी सारी बातें यस सर करके हम नहीं मानेंगे, ठीक। दूसरा, शिक्षा का विकास हुआ था, जैसा बताया गया कि शिक्षा का विकास हुआ, विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण की जो उच्च वर्ग था भारत का, जो एलिट क्लास था, जमींदारी का जो वर्ग था, जमींदारों का जो वर्ग था, उनके जो बच्चे थे बाहर पढ़ के आ रहे थे, पश्चिमी शिक्षा का ग्रहण हो रहा था। इसके साथ साथ उस पश्चिमी शिक्षा से उनको सही और गलत का भी पता लग रहा था। देखिए, शिक्षा कभी गलत नहीं बताएगी आपको, शिक्षा हमेशा सच का तो दिखाएगी, आप उसे माने चाहे ना माने। तो शिक्षा के विकास से चीज़ों के बारे में पता लग रहा था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के विषय में पता लग रहा था, कैसे जापान एक छोटा सा साम्राज्य था, एक छोटा सा देश, जिसने बड़े बड़े यूरोपियन देशों को हरा दिया, परेशान कर दिया, रूस को हरा दिया, बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन गया वो पैसिफिक में, ईस्ट में, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कैसे पश्चिमी जो बड़े बड़े उपनिवेशिक देश थे, उनको कैसे जगह जगह चोट पड़ रही हैं, कैसे जगह जगह उनके खिलाफ संघर्ष हो रहा है। बोअर का युद्ध देख लीजिए, ब्रिटेन के खिलाफ जो 1899 के आसपास हुआ, उसमें ब्रिटेन को किस प्रकार से सख्ती के साथ युद्ध हुआ बोअर के युद्ध में। फिर इथोपिया ने 1896 में इतना कड़ा संघर्ष दे दिया इटली को, इवन हरा तक दिया। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जिससे लग रहा था कि ये लोग अपराजय नहीं हैं, और जो ना वाइट मैन बर्डन, कि हम तो बस तुम्हें गुलाम बना के तुम पर उपकार करने आए हैं, तुम लोग इस लायक नहीं हो कि राज कर सको, हम तुम पे राज करने आए हैं, ये फिलॉसफी का मिथक टूटता गया, और ये विचारधारा भी टूटती गई कि पश्चिम अजेय है या इनको हराया नहीं जा सकता। दूसरी बात, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रक्रिया। अब देखिए, जो वेस्टर्न लिटरेचर था ना, उसने हमेशा सप्रेस किया ईस्टर्न लिटरेचर को, भारतीय साहित्य को या पूर्वी साहित्य को। इसमें भारतीय, जैसे मैकाले की स्टेटमेंट देख लो, किसी की भी स्टेटमेंट देख लो, कैसे बोलते थे वो लोग कि ब्रिटेन की सिर्फ एक लाइब्रेरी की एक अलमारी, किसी भी लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत के सारे साहित्य से भी ज़्यादा अच्छी है। आप सोच सकते हो किस तरह के घृणा के साथ ये इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया था। लेकिन जब वेस्टर्नाइजेशन हुआ तो चीज़ें डेवलप हुई। इंडियन फिलोसफर जो बड़े बड़े रहे, विवेकानंद जी, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ऐसे थॉट्स हुए जिन्होंने दुनिया में जाके चीज़ों की भारतीय संस्कृति, हिंदुइज्म के विषय में बताया या भारतीय कल्चर के बारे में बताया, और जिससे पश्चिमी जो सभ्यता थी उसको एक आईना दिखने को मिला। और ये बिलीव डेवलप हुआ कि इंडिया
किसी मुकाबले में इनसे साहित्यिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ नहीं है। ठीक, इसने ये सब चीज़ें क्या आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आप अपनी छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान होना, है ना। फिर सामने जिसके सामने आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, उसके सामने आप आंखें मिला के इसको बोल रहे हैं, उनके थॉट्स को काउंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। 1885 से 1905 में सारे मॉडरेट्स थे, है ना। क्या पाया? ज़्यादा कुछ नहीं पाया, सिर्फ आलोचनाएं पाई, बुलीनेस की हुई, और इस तरह के तमगे दिए गए कि जो जनमानस में जो सिस्टम जा रहा था उसमें यही आ रहा था कि तो ये लोग अंग्रेजों के साथ ही एक छोटा सा उपक्रम है ना। और ये जो उदारवादी थे खुद भी ये नहीं समझते थे कि जो भारत का जो कृषक वर्ग है या जो निचला तबका है, वो उनको लगता था कि वो अभी अपने संघर्ष के लिए या अपनी मांगों के लिए तैयार ही नहीं है, या अभी राजनीति में प्रवेश के लिए रेडी ही नहीं है। तो इसलिए खास वर्ग को ही समझते थे कि यही राजनीति वर्ग में जो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम कर सकता था, और इसी वजह से जो उनकी बार्गेनिंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत बढ़िया नहीं रही, और उसके बहुत ज़्यादा फायदे हमको नहीं मिले। और रियल फेस निकल के आया कब? जब 1905 में बंगाल का विभाजन सामने होने लग गया। 78 मिलियन की जनसंख्या का उदाहरण देके एक बड़े राज्य को तोड़ने की कोशिश जो की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। भैया बहुत दुष्ट आदमी था ये, और इसके जो भी एफर्ट्स थे, इसके जो भी काम थे, इसका सिर्फ यही काम था कि किसी प्रकार से भारत में जो कांग्रेस है वो क्रश हो जाए। और कांग्रेस के वजूद को नकारा हर समय, और इसके साथ साथ भारत में जो अन्य घटनाएं थी इसको कठोरता के साथ सप्रेस भी किया जाए। एक तरफ आप कांग्रेस के वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और बोल रहे हैं गैर कांग्रेसी बैनर से, उनको कुचला जा रहा है। जो चाहे आप जो देख लीजिए, ओएसए एक्ट देख लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी एक्ट देख लीजिए, है ना, कुछ भी, चाहे, और बंगाल विभाजन तो खैर, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत माइलस्टोन डिसीजन था। कह सकते हैं कि भारत की रिलीजियस कम्युनल हार्मनी को तोड़ने का, और कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हुए थे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली, मतलब जैसी सिचुएशन होती थी उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर देता था ये। ठीक है, दूसरा, प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय। भैया पढ़े लिखे लोग आ गए थे चीज़ों, मतलब पहले क्या था, पहले भारतीय समाज में कुछ ऐसा लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा व्यक्तित्व डेवलप हो जो कि लोगों की थॉट्स को लेके आगे बढ़े। अब उग्र राष्ट्रवाद के इस काल में कुछ ऐसे लोग डेवलप होने शुरू हो गए थे, ऐसे चेहरे सामने आ गए थे, तिलक जी से लेके, बिपिन चंद्र पाल जी से लेके, और जो बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे उनके चेहरे, कि जिससे लग रहा था कि शायद इन रास्तों पर चल के भी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, छोटा सा क्रिस्प वीडियो था ये। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे, इस वाले चैप्टर को। अब आप बुक खोलिएगा, अगर स्पेक्ट्रम होगी आपके पास तो देख लीजिए, जितना कराया है उसमें से कुछ भी आपको भूलने वाला रहेगा ही नहीं। और उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो उसका सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीसीएस और हर किसी परीक्षा में आपको यहाँ से लगभग जो टॉपिक हम कर लेंगे उससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच। और स्पेक्ट्रम को करीब करीब हम लोग 40 से 45 लेक्चर फिनिश कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।